हेलो एवरीवन। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आज से हम लोग ब्लॉक 4 पढ़ेंगे, प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। इसमें मेनली 3 चैप्टर है, एक एक करके हम सारे को कवर करेंगे। तो आज सबसे पहला चैप्टर देखते हैं, यूनिट 12 इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। एक बार जल्दी से इसका कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, करेंट स्टेटस, इसी के अंदर आता है नेशनल लेजिस्लेशन एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, इश्यूज इन इन्फोर्समेंट, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट। तो अभी तक में हमने इन्वायरमेंट को अच्छे से जान लिया, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, सारे के बारे में बात कर लिए है। अब बात आता है कि हम उसको मैनेज कैसे करें, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। अब इसके अंदर क्या आता है कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं इन्वायरमेंट को सही रखने के लिए। पिछले क्लास में भी मैं आपको बताई थी कि कई तरीके के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, बहुत सारी मीटिंग्स हुई। तो इन सारे के बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, लेजिस्लेशन फॉलो कर रहे थे, है ना, लॉ बना रहे थे ना, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे थे, इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को टैकल। तो यही सारे चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आपको कंटेंट देख के समझ में आ रहा होगा कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल हमें दोनों ही पढ़ने हैं इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन के लिए। तो यही सारी बातें की गई है आपके इंट्रोडक्शन में। अब हम आगे मूव करते हैं करंट स्टेटस। तो करंट स्टेटस क्या है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये है करंट स्टेटस, ठीक है। तो देखो, न्यूमरस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, यही है हमारा करंट स्टेटस। क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम है ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम हो गया, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गया। ये सारे क्या है, यही तो है ना हमारे करंट स्टेटस इन्वायरमेंट के। इसके अलावा ये सारे जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल इन नेचर है, ग्लोबल इश्यूज पहले क्लास में हम कवर कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो ग्लोबल इन नेचर है, यानी कि वो एक कंट्री तक लाई नहीं कर रहा, इसका जो एक्सटेंशन है वो सारे कंट्री को कवर कर रहा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ये क्या सिर्फ हमारे कंट्री की प्रॉब्लम है, नहीं ना, ये पूरे अर्थ को कवर कर रहा है। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सारे क्या है, ग्लोबल इशू है ना। तो यही है करंट स्टेटस। अब हम आगे मूव करते हैं करंट स्टेटस का सबसे पहला सब टॉपिक, जो कि डील करता है नेशनल लेजिस्लेशन। अब करंट लेवल पे तो हमने देख लिया कि कितने सारे प्रॉब्लम है, तो सिर्फ प्रॉब्लम को देखना नहीं है, इसे सॉल्व भी करना है। तो वही कहा जा रहा है कि नेशनल लेवल पे क्या लेजिस्लेशन है। तो यहाँ पे बात क्या करेंगे कि हमारे इंडिया का क्या लेजिस्लेशन है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लॉ में क्या लिखा गया है, यही चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो एफर्ट लगाया गया है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इसके अंदर लिखा हुआ है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ही आता है आर्टिकल 48A, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर डायरेक्ट किया गया स्टेट को कि यह स्टेट की ड्यूटी है कि हम यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसे इम्प्रूव करें, ठीक है। तो दो चीज़ें तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही मिल रही है। तो ये हो गया सबसे पहला लेजिस्लेशन। उसके बाद इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट बने, फिर इसी डिपार्टमेंट को मिनिस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर धीरे धीरे करके इसी मिनिस्ट्री को ब्रॉड एस्पेक्ट के लिए काम दे दिए गए, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये नाम पड़ा है 2014 में, यानी कि 2014 से इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। देखो, नाम में मेंशन है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, ये ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ठीक है। आपको दूर तक देखना है और पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले 1980 में डिपार्टमेंट बना, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके 1985 आते आते डिपार्टमेंट से कन्वर्ट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, और फिर इसी का नाम चेंज करके कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कब, 2014 में, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि नेशनल लेवल पे भी कंसर्न है कि हम इन्वायरमेंट के प्रॉब्लम को टैकल करें, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो गए हमारे नेशनल लेवल पे एफर्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए।
उसके बाद इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन को 4 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अब बहुत सारे प्रॉब्लम है तो उसे कैटेगराइज कर दिया गया है ताकि आसानी से हम उसे टैकल कर सके। सबसे पहला जो है वो वाटर एक्ट है, फिर दूसरा एयर एक्ट, तीसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट और चौथा जनरल एक्ट। इसके अंदर सारी चीज़ आ जाएंगी जो कि बचा हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना वाटर एक्ट। मेनली इस एक्ट को लाया गया था वाटर पॉल्यूशन से बचाने के लिए। तो वाटर एक्ट में आता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 और इस 1974 एक्ट को अमेंड करके 1988 में फिर से नोटिफाई किया गया था। ठीक है, तो मेन पर्पस क्या है? वाटर पॉल्यूशन से रोकना। अब एक्ट बनाए तो बहुत सारे डायरेक्शन होंगे ना कि किस तरीके से हम वाटर पॉल्यूशन को रोकें। जैसे कि स्टेट बोर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई और यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल बोर्ड फंक्शन कर रहे थे, फिर कंट्रोल सीवेज बोर्ड बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे चीज नोटिफाई किए गए थे 1974 के टाइम में। उसके बाद जब अमेंडमेंट किया गया 1988 में, तो जो चीज पहले लिखे गए थे वो तो था ही, लेकिन इसमें कुछ ऐड कर दिया गया। जैसे कि इसके अंदर मेंशन किया गया था इंडस्ट्रियल प्लांट के वाटर सप्लाई को, जो कि वाटर वो रिलीज करते हैं। उसके बाद पेनाल्टी को इंक्लूड किया गया था, क्योंकि बिना पेनाल्टी के तो कोई लॉ चलेगा ही नहीं। तो ये सारे चीज मेंशन थे वाटर एक्ट में। तो यहाँ से आप वाटर एक्ट के बारे में जान गए होंगे। अब हम देखते हैं एयर एक्ट। एयर मेनली किसके लिए होगा? ताकि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, उसे प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो मेन एम यही था। तो इसके अंदर आता है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट ऑफ 1981 एंड अमेंडमेंट इन 1987। एक्ट कब लाया गया? 1981 में, और इसको अमेंड किया गया 87 में। अमेंड का मतलब समझ रहे होगे, या तो उसमें कुछ ऐड किया गया होगा या कुछ हटाया गया होगा। तो एक्ट में चेंजिंग होना ही अमेंडमेंट कहलाता है। इस एक्ट में भी मेंशन है पॉल्यूशन। इसमें भी मेनली काम किसका होगा? पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का। इसके लिए भी स्टेट बोर्ड बने होंगे, सेंट्रल बोर्ड बने होंगे और सारे मिल के एफर्ट कर रहे होंगे कि एयर एक्ट को किसी भी तरह कंट्रोल कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको वाटर एक्ट और एयर एक्ट क्लियर हो गया। आगे मूव करते हैं। आगे है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट। इसके अंदर देखो सबसे पहला एक्ट आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अमेंडमेंट इन 1982। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था इस एक्ट को। कब नोटिफाई हुआ? 1972 में, और अमेंड किए गए थे 1982 में। तो इस एक्ट में मेनली फोकस था कि बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाए, वाइल्ड एनिमल्स के ट्रेड के लिए कुछ रेगुलेशंस लगाए जाए, है ना। ये एक्ट के पहले लोग खुलेआम एनिमल्स को मार रहे थे, तो इस हंटिंग को रोकने के लिए नेशनल पार्क बना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना। तो इससे क्या हुआ? हम वाइल्ड लाइफ को अच्छे तरीके से सेव कर सके, है ना। तो इसलिए लाया गया ये एक्ट। इसके अलावा भी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट में आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। अब इसके अंदर जो फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट था वो 1927 में ही बना था, यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जब था उसी वक्त ये बनाए गए थे। इसी को वापस से बनाया गया कब? 1980 में। तो 1927 का जब एक्ट आया था, इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट को 4 पार्ट में कैटेगराइज किए गए थे। क्या क्या था? रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि इंडिया के लोग अब फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, पेड़ नहीं काट सकते, है ना। तो ये सारे चीज फॉर्म हुए थे 1927 में। इसी को वापस लाया गया इस फॉर्म में। ठीक है ना। अब लाने का कारण क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन होना, एनवायरनमेंट को सही तरीके से प्रोटेक्ट ना करना। तो इसलिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया। नाम में ये फॉरेस्ट को बचाना है। एनवायरनमेंट तभी बचेगा ना जब फॉरेस्ट रहेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए मेनली ये एक्ट लाया गया था। और फिर से इसी के अंदर कैटेगराइज किए गए फॉरेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। ये सारे जो थे, इसमें विलेज फॉरेस्ट यहाँ पे कोई भी जा सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। यहाँ कोई नहीं जा सकते और इलीगली आप पेड़ नहीं काट सकते। ठीक है, तो इसलिए लाया गया था ये एक्ट। इसके अलावा इसके अंदर आता है बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2000। अब हमें पता है कि इंडिया मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री है ना, और इंटरनेशनल कन्वेंशन का पार्ट भी है इंडिया। तो इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। इसका मेन एम क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी नाम में ही लिखा हुआ है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? फॉरेस्ट भी, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, सारे को आपको कंजर्व करना है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी एम को अचीव करने के लिए लाया गया ये एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ गए होंगे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट। अब लास्टली है
जनरल एक्ट, इसके अंदर सारे चीज़ आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। याद है जब मैं आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ा रही थी, उसी वक्त ये एक्ट लाया गया था और इस एक्ट का मेन इम्फेसिस था इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। अब आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो आपको सारे पर्सपेक्टिव से सोचने पड़ेंगे। जैसे कि इसके अंदर मेनली फोकस किया गया है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पे, क्योंकि पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए, है ना। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो? सबसे पहले पॉल्यूशन आए तो पॉल्यूटेंट होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेंट इन सच ए कंसंट्रेशन दैट इफेक्ट्स द इन्वायरमेंट। तो कोई सा भी पॉल्यूटेंट अगर इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है तो वो क्या हो गया? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, गैस फॉर्म में हो, अगर वो पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है तो वो क्या हो गया? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इस एक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन दिए गए हैं और इसका जो सेक्शन 3 सब क्लाउज 1 है, ये इम्पावर करता है सेंटर को कि वो कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं अगर उसे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी हो तो मेनली क्या हो गया? इन्वायरमेंट की क्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सेक्शन 3(1) राइट देता है कि आप कोई सा भी तरीका अपनाओ, आप कोई सा भी मेजर ले सकते हो। तो इससे क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गया, ज़्यादा के साथ साथ कॉम्प्रीहेंसिव पावर आ गया। और मेनली इसके अंदर जो कवर किया जाता है वो हजार्डस सब्सटेंस को कवर करते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सीडेंट को कवर करते हैं, पॉल्यूटिंग यूनिट को कवर करते हैं। और ये पहला इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन है हमारे नेशनल लेवल का जो कि डायरेक्ट ऑर्डर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो किसी भी इंडस्ट्री को बंद करा सकते हैं, उसे रेगुलेट कर सकते हैं अगर इन्वायरमेंटल कंसर्न है तो। ठीक है, आप ऐसे नहीं बंद करा दोगे। अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये स्टेप उठा सकते हो। और फिर एक्ट है तो पेनाल्टी होगा ही, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पेनाल्टी मस्ट है। अब पेनाल्टी में जैसे कि फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट या फिर दोनों, ये एक्ट कवर करता है दोनों ही चीज़ों को। तो फिर कहा जा रहा है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम कैसे होगा? तो इस एक्ट के अंदर किसी भी पर्सन को अथॉरिटी दी गई है कि वो कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ हो रहा है, तो फिर उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 की। इसके अलावा जनरल एक्ट में आते हैं नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 1995। ये एक्ट मेनली लाया गया था लोगों को कंपनसेशन देने के लिए। जैसे सपोज किसी हजार्डस सब्सटेंस से इन्वायरमेंट को कुछ हो जाता है, किसी पर्सन को कुछ हो जाता है या किसी की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है तो गवर्नमेंट उसे कंपनसेशन देगी उसके डैमेज के लिए। ठीक है, इसलिए लाया गया था ये इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। और ये एक्ट आया था रियो दी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस के बाद। ये कॉन्फ्रेंस क्या है? जब हम इंटरनेशनल कन्वेंशन पढ़ेंगे तब सारी चीज़ समझ में आएंगी। अब यहाँ पे वो ट्रिब्यूनल लगा है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कि वो कोर्ट की तरह काम करेंगे। किस केस के लिए? इन्वायरमेंट से रिलेटेड केस के लिए। अब अगर आपको कोई डैमेज हुआ है तो आप इस ट्रिब्यूनल में जाके चैलेंज कर सकते हो, तब आपको जाके गवर्नमेंट कंपनसेशन देगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और एक्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। अब हायर कोर्ट में बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे तो इसी के लिए ये एक्ट लाया गया ताकि एक और ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाए ताकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केस हैं उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो मेन टारगेट यही था इस एक्ट को लाने का। तो बार बार आप सुनते भी होंगे एनजीटी, तो ये क्या है? यही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। ये ओवरऑल इन्वायरमेंट के लिए बना है, यानी कि ये कवर करेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये सारे आ जाते हैं इस ट्रिब्यूनल के अंदर। ठीक है, नाम ये ग्रीन, मेनली समझना क्या है, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो सारे यहाँ पे चैलेंज हो सकते हैं। तो मेनली इन सारे का काम क्या है? जिसको प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि अगर इन्वायरमेंट को कोई डैमेज हो रहा है या फिर किसी पर्सन को डैमेज हो रहा है तो उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, इसी के लिए ये काम करते हैं। इन्वायरमेंट को अगर खतरा है तो भी कंपनसेशन मिलता है ताकि उसको रीजनरेट किया जा सके, उसे इम्प्रूव किया जा सके। इन्वायरमेंट को भी तो बचाना है ना। तो मेनली इसमें टारगेट रहता है कि 6 महीने के अंदर तक आप सारे केस को सॉल्व कर दो ये इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल में। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम कहाँ तक कवर किए? नेशनल लेजिस्लेशन तक। इसके बाद सारे छोटे छोटे टॉपिक है, ये मैं आपको अगले क्लास में कवर करा दूंगी। तो आई होप आप सारे चीज़ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं बचना चाहिए।
तो अब हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।